हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन की क्लास में, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें हमारी ओपिनियंस हैं, चाहे हमारे एडिटोरियल्स हैं, चाहे हमारे आर्टिकल्स हैं, इनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका एक बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारी डिस्कशन है, ये जो हमारा सेशन है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए डेली बेसिस के ऊपर अपनी न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने साथ साथ नोट्स मेकिंग वो भी अपने हाथों से करनी है। इसके अलावा डियर एस्पिरेंट्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे एवेल्युएशन सेशन की डिटेल्स। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। अब यहाँ पर कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी बेसिक इंग्लिश अच्छी नहीं है और वो चाहते हैं कि सर हम इंग्लिश ऐसे पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम करें। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये दोनों चीज़ें जो है आपको एवेल्युएशन सेशन के अंदर मिलने वाली हैं। लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश की बात करते हैं। यहाँ पर बेसिक इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप डिटेल्स देख सकते हैं कि आपको डेली बेसिस के ऊपर असाइनमेंट्स दी जाएंगी। अब असाइनमेंट्स जो है यहाँ पर एक रिसोर्स से आपने नहीं बनानी, बल्कि मल्टीपल रिसोर्सेज आपको बताए जाएंगे, वहाँ से आपने असाइनमेंट्स बनानी हैं। और इसके साथ साथ आपको रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या चीज है इसके अंदर, कि डेली बेसिस के ऊपर आपकी एवेल्युएशन होगी और वन ऑन वन होगी, लाइव मीटिंग होगी। सारी चीजें जो है यहां पर आपको क्लियर की जाएंगी और यह डेली बेसिस के ऊपर होगा। इसके अलावा कुछ एस्पिरेंट्स का इशू यह आता है कि वो आइडियाज यहां पर डेवलप नहीं कर पाते, या आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पर वो आर्गुमेंट्स जो है यहां पर बिल्ड नहीं कर पाते। तीसरा अगर देखा जाए तो कुछ एस्पिरेंट्स का ये इशू आ रहा था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग उनकी बड़ी स्लो होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की जाएंगी। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की। देखिए, ग्रामर के अंदर बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहले अगर बात की जाए टेंसेज और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा जो हमारे ऐसे के अंदर जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मैं बात कर रहा हूँ सिंटैक्स की, लिंग्विस्टिकली मैं इसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर देखा जाए सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा इंग्लिश ऐसे के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो डिटर्मिनर्स, क्वांटिफायर्स, मॉडिफायर्स और फ्रेगमेंट, ये सारी चीजें जो है यहां पर आपको क्लियर की जाएंगी ग्रामर के कोर्स के अंदर। अब बात करते हैं यहां पर दूसरे एस्पिरेंट्स की, जो चाहते हैं कि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को पॉलिश करना भी चाहते हैं, उसके साथ साथ अपने इंग्लिश ऐसे के ऊपर भी ग्रिप हासिल करना चाहते हैं। तो उनके लिए यहां पर क्या स्ट्रेटेजीज हैं कि डेली बेसिस के ऊपर आपकी एवेल्युएशन, और वो भी आपको फुल फ्लेज्ड ऐसे लिखना होगा। उसके साथ साथ आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इसके अंदर, 50+ टॉपिक्स को हम थीम वाइज यहां पर कवर करवा रहे हैं। और आपको जो फीडबैक दिया जाएगा वो आपको पेजेस के ऊपर लिख कर नहीं दिया जाएगा, बल्कि वन ऑन वन जो है आपकी ऑनलाइन मीटिंग होगी, उसके अंदर आपको सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर बात कर लेते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उसके बाद डिस्कोर्स, कोहेरेंस, कोहेजन, ये सारी चीजें बेसिकली यहां पर इसके अंदर इंक्लूड है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर की, तो ऐसे स्ट्रक्चर की आप डिटेल्स यहां पर देख सकते हैं, ये सारी यहां पर जो है आपको कवर करवाई जाएंगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एस्पिरेंट्स कुछ चीजें ऐसे के अंदर ऐसी लिख देते हैं जो यहां पर एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या हमें खुद ही जो है ऐसे के अंदर कुछ चीजों को लिखने से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट वैल्यूएशन सेशन रहेगा। इसके अंदर जो है वो आपको सारी चीजें जो है यहां पर क्लियर की जाएंगी। तो आप इसको लाजमी ज्वाइन करें। आपका टाइम और आपके पैसे, ये दोनों चीजें आपके यहां पर वेस्ट नहीं होंगी। अगर आप वाकई सीरियस कैंडिडेट्स हैं और डेली बेसिस के ऊपर आप चाहते हैं कि हमारी एवेल्युएशन हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एस्पिरेंट्स के लिए पता है क्या है,
कि डेली बेसिस के ऊपर अगर उनकी एवेल्युएशन होती रहे, उनको अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चलता रहे, तो वो अपने यहां पर डेली बेसिस के ऊपर इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। तो आई होप आपने चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हम यहां पर डेली बेसिस के ऊपर एक फिलॉसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे CSS या PMS के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। आज हमारे पास जो स्टेटमेंट रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये बेसिकली यहां पर स्टेटमेंट दी है, द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट एक्शन। अब बात यहां पर ये वही की जा रही है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यहां पर बात करते हैं हम अपने जितने भी एस्पिरेंट्स की जो सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं डेली बेसिस के ऊपर आपको यहां पर चीजें बता रहा होता हूं। देखें, आपका नॉलेज, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आपकी ओपिनियंस, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन अगर आप उनको प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, प्रैक्टिकल का मतलब यहां पर क्या है कि उनको अगर आप रिटन फॉर्म के अंदर नहीं लेकर आते तो उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बेसिकली जो एजुकेशन का जो पर्पस होना चाहिए ना, जो आप यहां पर नॉलेज अपना गेन कर रहे हैं, जो चीजें यहां पर आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप उनको डेली बेसिस के ऊपर रिटन फॉर्म के अंदर नहीं लेकर आएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमारा मेन एग्जाम के अंदर सबसे प्रायोरिटी पर चीज क्या होती है? राइटिंग स्किल। और जो भी आप यहां पर पढ़ते हैं उसको रिटन फॉर्म के अंदर लाजमी लेकर आएं। चाहे आप यहां पर IR पढ़ रहे हैं, चाहे पाकिस्तान अफेयर पढ़ रहे हैं, चाहे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, चाहे आप इस्लामिक स्टडी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जितने भी, लेकिन कोशिश करें कि उनको रिटन फॉर्म के अंदर लेकर आएं, प्रैक्टिस करें डेली बेसिस के ऊपर। और मैं पहले भी कहता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस लाजमी किया करें। तो एजुकेशन का जो सबसे बड़ा जो मकसद होना चाहिए उसको जो है आपने प्रैक्टिकली यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे जो है IR के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो जो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है वो है यहां पर अ न्यू फिजिकल कंपैक्ट रिफॉर्मिंग पाकिस्तान फिजिकल सिस्टम। अब सबसे पहले हम यहां पर यह अंडरस्टैंड करेंगे कि फिजिकल सिस्टम क्या होता है, इस चीज को, और कैसे इसको रिफॉर्म किया जा सकता है। इसके अंदर सॉल्यूशन बेसिकली दिए गए। यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि पॉलिसी मेजर्स या सजेशंस या रिकमेंडेशंस या रेमेडीज भी आप कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए सेकंड टॉपिक, जियोपॉलिटिकल हमें शिफ्ट जो देखने को मिल रहा है। यहां पर आपने गेम को समझना है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और UAE की पॉलिसी, इन दोनों को यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि एकदम से जो हमें यहां पर स्ट्रैटेजिक डिफेंस टाई देखने को मिल रहा है इंडिया और UAE के दरमियान में, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली इसके पीछे चल क्या रहा है। अभी आपको पता है कि यहां पर UAE ने OPEC से जो है यहां पर एग्जिट मारा है, और दूसरी तरफ यहां पर जो है वो कह ले कि इंडिया ने अपने स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की जो है यहां पर हमें जो है वो कह ले कि ऑफर भी देखने को मिली, या यहां पर इनका टाई देखने को मिल रहा है। इसकी वजह क्या है? एक तरफ आपको पता है कि यहां पर इंडिया किसके क्लोज है? इजराइल के क्लोज है। ठीक है, उसके बाद UAE का अगर देखा जाए तो UAE किसके क्लोज है? USA के। लेकिन अगर देखा जाए इनडायरेक्टली किसके साथ रहेगा? इजराइल के साथ। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है? अब्राहम अकॉर्ड, I2U2 मीटिंग, सोमालीलैंड वाला केस, और अब यहां पर OPEC से उसने जैसे एग्जिट मारा यहां पर। अब यहां पर इंडिया कैसे UAE से फायदा उठाना चाहता है, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। अब यह चीज यहां पर अगर देखा जाए ना, अब इंडिया दोबारा रिपीट करना चाहता है कौन सी चीज भला? यहां पर रशिया वाली, जहां पर ट्रंप ने जो है वो कह ले कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, इंडिया ने जाकर जो है रशिया से सस्ता ऑयल परचेज किया, और ट्रंप ने उठाकर जो इंडिया के ऊपर 25% टू 50% टैरिफ लगा दिए। अब यह चीज हमें यहां पर दोबारा देखने को मिल रही है। इंडिया फायदा कैसे UAE से उठाएगा, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं कि बेसिकली जो UAE का मेन जो हमें इशू देखने को मिल रहा है वो ये है कि अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है। तो अब यहां पर ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ेगी, LNG की प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाएगा? फिर इंडिया उठाएगा, क्योंकि इंडिया क्लोज जा रहा है उसके।
ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। थर्ड हमारे पास है यहां पर चाइनीज फर्म टू सेटअप पाकिस्तान डिजिटल इकोनॉमी। अब आपको पता है कि पाकिस्तान के सीपैक के अलावा, ठीक है, उसके बाद स्पेस प्रोग्राम जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया उसके ऊपर, जिसमें पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सैटेलाइट को यहां पर भेजा, जो कह लें कि यहां पर स्पेस सेंटर था चाइना का, वहां से स्पार्को ने बेसिकली भेजा, ठीक है, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम भी कहा जाता है जिसको, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और चाइना के जो है यहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशंस, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी हमें देखने को मिलती है। अब अगर देखा जाए तो अब हमें न्यू डेवलपमेंट्स जो देखने को मिल रही है वो है यहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी की बात करेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान चाइना डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप, यहाँ पर जो आईबीआई ग्रुप जो कंपनी है, यहाँ पर बेसिकली टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इकोनॉमी कंपनी है, वो यहाँ पर बेसिकली अपना डिजिटल इकोनॉमी को लेकर जो हेडक्वार्टर बनाना चाहती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ये एक डेवलपमेंट्स है, ये आप लाजमी ऐड करेंगे। लास्ट में हमारे पास जो पॉइंट रहने वाला है, ट्रंप वाली बात करते हैं यहाँ पर कि बेसिकली ट्रंप ने जो चाइना का विजिट किया, एक चीज यहां पर मैं क्लियर करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए की तारीफ करना तो बनती है भाई, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यूएसए अपने नेशनल इंटरेस्ट के कभी भी अगेंस्ट जाकर कोई भी काम नहीं करता। मैं अपने ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी आपको जो है यहां पर चीजें क्लियर कर चुका हूं। देखें, यूएसए को जो है यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाली स्टेट आपकी अथॉरिटेरियन रूल है, डेमोक्रेटिक रूल है, या सेकुलर स्टेट है, या रिलीजियस स्टेट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए वो बात करता है। अब यहां पर हम एनालिसिस करने वाले हैं यहां पर ट्रंप और शी जिनपिंग की जो हमें यहां पर जिनपिंग की जो हमें यहां पर समिट देखने को मिल रही है ना, इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आज हमारा एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। और लास्ट में हम बात करेंगे यहां पर वोकैब की। वोकैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी यहां पर कहता हूं कि बैंक बैलेंस जितना बनाया जाता है, सिविल सर्विस एग्जाम्स की जो प्रेपरेशन कर रहे हैं ना एस्पिरेंट्स, उनके लिए वोकैब बैंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर 10 वर्ड्स प्लस हमारे 2 सिनोनिम्स है, 2 एंटोनिम्स है, उनको हम लाजमी कवर करवाते हैं, तो वो भी आप साथ साथ ऐड करते जाएंगे। इस तरह आपकी एक पूरी नोटबुक जो है यहां पर वोकैब की प्रिपेयर हो जाएगी अगर आप डेली बेसिस के ऊपर कंपाइल करते हैं तो 50 प्लस वर्ड्स हम यहां पर डिस्कस करते हैं। अगर आप ऐड करते जाएंगे तो आपका अगर देखें पर मंथ आपके 1500 वर्ड यहां पर जो है वो कंपाइल हो जाएंगे। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा रिफॉर्मिंग पाकिस्तान फिजिकल सिस्टम। अब आप ये अंडरस्टैंड करें कि फिजिकल सिस्टम जो मालियाती निज़ाम एक ऐसा ढांचा है जिसके जरिए क्या करती है पाकिस्तान जो है मुल्की मुआशियत को माली तौर पर जो है वो रन करती है या इसको चलाती है। इसके अंदर होता क्या है कि आपको भी पता है कि यहाँ पर सबसे पहले तो रेवेन्यू यहाँ पर जो है वो कलेक्ट किया जाता है, फिर हमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स देखने को मिलते हैं। उसी रेवेन्यू का आप यहाँ पर कह सकते हैं या पब्लिक फंड्स को फिर क्या किया जाता है यहाँ पर स्पेंड किया जाता है। अब किसके ऊपर किया जाता है आपको पता है कि यहाँ पर एजुकेशन हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, हमारा हेल्थ हो गया, ठीक है। वो एक अलग बात है कि यहाँ पर स्पेंड नहीं किया जा रहा, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन हम यहाँ पर फिजिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर चले बजट सिस्टम भी है हमारा, उसके बाद डेट मैनेजमेंट भी है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन हम यहां पर बात करने वाले हैं जो रेवेन्यू यहां पर कलेक्ट किया जाता है टैक्सेस के जरिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके अंदर कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं कि किस तरह टैक्स को जो है यहां पर कलेक्ट किया जाना चाहिए और कहां कहां से बेसिकली कलेक्शन होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम यहां पर बात करें तो टैक्स के रिलेटेड मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, ट्रस्ट जो है यहां पर होना चाहिए, लेकिन हो यहां पर क्या रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिल रहा है कि पब्लिक को यहां पर गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो ट्रस्ट ही नहीं है कि अगर हम टैक्स देते हैं तो यहां पर कहीं लगते हुए तो नजर नहीं आ रहा ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से ट्रस्ट डेफिसिट को हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसके अंदर सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे, पॉलिसीज की बात करेंगे, रेमेडीज की बात करेंगे, सजेशंस की बात करने वाले हैं कि बेसिकली किस तरह रेवेन्यू को यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए ना, कोर डायलेमा की अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा इशू अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेड है, यहाँ पर जो आपके बिजनेसमैन है, उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर जो सैलरी लेने वाले लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, तो वही यहां पर अगर देखा जाए तो दस्तावेज के अंदर पूरा जो है हमें देखने को मिलता है ना, पूरी डॉक्यूमेंटेशन उनकी प्रॉपर देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट के लिए इजी हो जाता है कि उनसे जो है वो क्या करते हैं, यहां पर जो है वो टैक्स वसूल कर लेते हैं। अब अगर देखा जाए तो हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी
है ना। इनफॉर्मल इकॉनमी अगर देखा जाए तो वहाँ पर टैक्स को जो है यहाँ पर जो वो इतना जितना कलेक्ट करना चाहिए, रेवेन्यू जितना जनरेट होना चाहिए वहाँ से नहीं होता। और सबसे ज़्यादा अगर रिसोर्स देखा जाए तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो क्या है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक्सपोर्टर्स हो सकते हैं आपके जितने भी हैं, उसके बाद सैलरीज जो क्लास हैं वो सारे जो होते हैं। अब इनके ऊपर और ज़्यादा बर्डन डाल दिया जाता है क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंटेशन तो इनकी हुई पड़ी है, तो इजीली जो है यहाँ पर गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि इतने लोग हैं तो यहाँ पर टैक्स जो है यहाँ पर वो कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरा अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर आपको पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और मिडिल इकॉनमी जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो भी यहाँ पर इश्यूज़ जो है वो सामना करना पड़ रहा है उनको भी इश्यूज़ का। तो अब अगर देखा जाए तो अगर बार बार इस तरह टैक्स को बढ़ाया जाता है, सुपर टैक्स की भी यहाँ पर बात की जाती है, तो फिर ये सारा बर्डन तो जो कह ले कि यहाँ पर जो जिस तरह मैंने अभी बात की कि यहाँ पर जितने भी ऑफिशियल है जो सैलरी लेने वाले तबकात हैं उन पर पड़ेगा, या बिजनेसमैन है जो यहाँ पर कह ले कर रजिस्टर्ड है, ठीक है, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन हुई पड़ी है, उनके ऊपर सारा बर्डन पड़ेगा। एक चीज़ तो ये। तो अब इसके रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि इससे फिर क्या हो क्या सकता है। ब्रेन ड्रेन आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिस्करेजिंग फॉर्मलाइजेशन, ठीक है, ये चीज़ भी हमें देखने को मिल सकती है। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोर डायलेमा क्या रहता है कि गवर्नमेंट के पास क्या है कि रजिस्टर्ड जो है उनसे तो वो रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं, मीन्स टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो है यहाँ पर वो छूट जाते हैं। एक चीज़ तो ये भी है। उसके बाद है यहाँ पर वाई ट्रेडिशनल फिक्सेस वांट वर्क। अब इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जो ट्रेडिशनली देखा जाए जिस तरह यहाँ पर फिक्स की गई चीज़ें तो वो बेसिकली यहाँ पर काम करते हुए नज़र नहीं आते, ठीक है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखें, बोरिंग वाला अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इम्प्रैक्टिकल लगता है। क्यों लगता है कि जब यहाँ पर आपके इंटरेस्ट रेट बेसिकली वो बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ता है? जब यहाँ पर आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर यहाँ पर जो है वो बढ़ता है। और इन्फ्लेशनरी प्रेशर किस वजह से आ रहा है? यहाँ पर जो है आप रीजनल कॉन्फ्लिक्ट आप देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट वाला इशू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको पता है कि जिस तरह ग्लोबल ऑयल सप्लाई, यहाँ पर ऑयल सप्लाई जो यहाँ पर डिसरप्ट हुई, ठीक है, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट कितना पड़ा यहाँ पर पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। आप देख सकते हैं कि एकदम जो फ्यूल की प्राइसेस आप देख सकते हैं कि वो कितनी यहाँ पर बढ़ गई है। तो जब यहाँ पर आपके यहाँ पर ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो बाकी चीज़ों की भी जो है यहाँ पर प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, तो महंगाई आपको देखने को मिल सकेगी, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए डेवलपमेंट कट्स की बात की जाए तो अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की जा रही है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यहाँ पर जो है बार बार जो है यहाँ पर कहले के ऊपर उसके ऊपर जोर दिया जाता है कि डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर अगर उनके ऊपर कट्स, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट्स एक्सपेंडिचर्स अगर कट कर दिए जाएंगे, बार बार करेंगे, तो इससे क्या होगा? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन चला जाएगा, तबाह हो जाएगा। लॉन्ग टर्म जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो भी यहाँ पर बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद है ओवर टैक्सिंग कंप्लाइंट की अगर बात की जाए तो आईएमएफ क्या करता है कि बार बार टैक्स लगाओ, बार बार यहाँ पर टैक्स लगाने की बात करता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट भी बार बार उन्हीं टैक्स पेयर्स के ऊपर बर्डन डालेगी। जिस तरह हम अभी जो है बात करते आ रहे हैं, पीछे एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए कि जिस तरह यहाँ पर सैलरीज वाले जितने भी पर्सन है तो उनको यहाँ पर पता है कि ये तो कह ले के डॉक्यूमेंटेशन हुई पड़ी है, तो ईजिली वो क्या करते हैं यहाँ पर टैक्स जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। अब आप ये देखें कि जितनी देर तक यहाँ पर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल है, जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन देखने को मिल रही है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो एकदम जो है वो आपकी इकोनॉमी यहाँ पर जमूद होकर रहेगी, तो उसको पहले तो यहाँ पर कह लें कि स्टेबलाइजेशन की तरफ लेकर आना पड़ेगा, फिर उसको जो है यहाँ पर ग्रोथ की लेकर आना पड़ेगा, ग्रोथ की तरफ भी लेकर आना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब तीनों चीज़ें जो है बेसिकली यहाँ पर काम नहीं कर रही। तो अब इनके लिए सोल्यूशन क्या है, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखें, सबसे पहले तो देखें यहाँ पर प्रपोज्ड सोल्यूशन शेयर्ड इकोनॉमिक कॉम्पैक्ट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, पॉइंट क्या रहेगा? रिफॉर्मिंग प्रोविंशियल एंड अंडर टैक्स्ड सेक्टर्स। अब उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमी ये कहाँ इनकम कैसे कैसे यहाँ पर जनरेट की जा सकती है। सबसे पहले तो आप देखें ट्रांजिशन लार्ज स्केल एग्रीकल्चर सेक्टर इनटू इफेक्टिव टैक्स नेट यूजन, किस तरह उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्रांजिशन की जा सकती है। सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट का मतलब होता है जो अशिया की खरीदो फरोख्त होती है, जहां पर मंडी को बेसिकली बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद रियलिस्टिक वैल्यूएशन जो है होनी चाहिए, किसकी? बेसिकली कमर्शियल फार्मिंग जितनी भी हो रही है उनकी जो है सही जो है वैल्यूएशन जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अर्बन प्रॉपर्टी टैक्सेशन की बात की जाए
तो मॉडर्नाइज सिस्टम यूजिंग GIS मैपिंग, ठीक है। उसके बाद अगर देखा अपडेटिंग वैल्यूएशंस टू द एक्सपैंड रेवेन्यू एंड पेनलाइज स्पेकुलेटिव लैंड होल्डिंग। तो ये अर्बन प्रॉपर्टी टैक्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर भी जो है वो टैक्स कलेक्ट किया जाना चाहिए। उसके बाद है रिटेल एंड होलसेल सेक्टर्स, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखा जाए यहाँ पर यूटिलाइज द थर्ड स्केजुअल मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो इसमें बात की जा रही है कि अब रिटेलर के ऊपर जो यहाँ पर है उनके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहिए, बल्कि जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं चीज़ों की उनके ऊपर भी यहाँ पर जो है वो बर्डन डालना चाहिए। लेकिन ये ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए कि ऐसा ही ना हो कि वो इंडस्ट्री यहाँ पर जो है वो बैठ जाए, ठीक है। लॉन्ग टर्म अगर बात की जाए यहाँ पर इम्प्लीमेंट डिजिटल इन्वॉइसिंग। अब आपको पता है कि यहाँ पर इन्वॉइसिंग ही जनरेट जो है आप देख सकते हैं कि हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स है, पॉइंट ऑफ सेल्स है, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सिंप्लीफाइड टर्न ओवर टैक्सेस टू अवॉइड ओवर बर्डनिंग फॉर्मल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। तो फॉर्मल जो बात की जब मैंने पहले भी कह दिया कि ज्यादा भी जो है मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर जो है वो बर्डन नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो तो या तो इंडस्ट्री यहाँ पर आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिजिटल इन्वॉइसिंग है या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हैं इनको यहाँ पर डेवलप करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी वाला इशू है वो भी यहाँ पर आपका रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फेज्ड रिलीफ फॉर सैलरीज। अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये कही जा रही है कि जो सैलरी लेने वाला तबका है उनको जो है यहाँ पर बेसिकली रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी देखा जाए तो वो मिडिल इनकम वाला तबका है, तो उनके ऊपर बार बार जो है यहाँ पर बर्डन डाला जाता है टैक्स को लेकर। फिर यहाँ पर सुपर टैक्स की भी हमें जो है वो भरमार देखने को मिलते, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। बिगेन अ फेज्ड रैशनलाइजेशन ऑफ सैलरीज टैक्स स्लैब्स। उसके बाद है एडजस्ट थ्रेशोल्ड टू रियलिस्टिकली रिफ्लेक्ट इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेस एंड moderating marginal rates on middle income earners to preserve their skilled वर्कफोर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद है यहाँ पर थर्ड हमारे पास क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर्स रैशनलाइजेशन नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है, जो आपके फीसेज होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके फीसेज होती है उसके बाद आपके जो फाइन्स होते हैं, ठीक है, लगते हैं वो सारे, तो वहां से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अब यहाँ पर कट एफिशिएंसीज की, इन एफिशिएंसीज की बात की जाए तो एलिमिनेट लो रिटर्न प्रोजेक्ट्स। जितने भी यहाँ पर जो लो रिटर्न प्रोजेक्ट्स है सबसे पहले तो उनको यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस एनर्जी ट्रांसमिशन लॉसेस, जितना भी हो रहा है उसको भी कम करना पड़ेगा। इंप्रूव बिलिंग रिकवरीज को इंप्रूव करना पड़ेगा जितनी भी है, ताकि ट्रांसपेरेंसी उनके अंदर आए, ताकि जो है बिल रिकवर किया जाए। रिफॉर्म्स कॉस्टली पावर सेक्टर कैपेसिटी पेमेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके बाद है बूस्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू के ऊपर भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये वो सोल्यूशन है जिसकी बेस के ऊपर बेसिकली जो है टैक्स जो है वो ज्यादा यहाँ पर जो है वो कह लेके जनरेट किया जा सकता है। तो इसको बोला जाता है रिफॉर्मिंग पाकिस्तान से फिजिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने लाजमी ऐड कर लेने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, जो हमें यहाँ पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखने को मिल रही है। जिस तरह यहाँ पर उसने रीजनल लेवल के ऊपर या ग्लोबल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट्स होते हुए देखी और उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को एकदम से चेंज किया। और यहाँ जो यूएई ने क्या किया, यहाँ पर यूएई ने भी अपनी पॉलिसी को चेंज किया, फिर इसने ओपेक से एकदम से एग्जिट मारते हुए नजर आया, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर यूएई आजाद है और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, जो यहाँ पर पहले ओपेक के अंदर बेसिकली कोटा के अंदर बेसिकली प्रोडक्शन हमें नजर आती थी। अब वो यहाँ पर खुल्लम खुला जो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। अब इंडिया की बात यहां पर करते हैं कि इंडिया का बेसिकली मसला क्या, देखें इंडिया क्लोज किसके है, यहां पर इजराइल के, आपको पता ही है यहां पर। अब यूएई की बात कर लेते हैं तो यूएई किसके क्लोज है, यूएसए के, और यूएसए के क्लोज है तो फिर इजराइल के भी क्लोज है। तो क्यों, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड, I2U2 मीटिंग, सोमालीलैंड वाला इशू आपके सामने है, जहां पर इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया है इंडिपेंडेंट स्टेट और यूएई वहां पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टर है पोर्ट्स के ऊपर। तो अब यहां पर कहीं ना कहीं पे हमें लिंक देखने को मिल रहा है। अब इंडिया की पॉलिसी एकदम से जो चेंज हुई है, अब यह पॉलिसी इंडिया ने 2025 के अंदर भी की, जब इसने रशिया का जो रुख किया और रशिया से सस्ता ऑयल परचेज करने की कोशिश की। हालांकि यहां पर ट्रंप ने रोका था कि भाई अगर कोई रशियन ऑयल परचेज करेगा या अपनी तजारत जारी रखेगा तो उसको टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर यूएसए ने और यूरोपीय कंट्रीज ने मिलकर जो है रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, ठीक है। तो अब यहां पर जो है वो इंडिया ने परचेज किया रशियन ऑयल, तो इनको यहां पर 25% से बढ़ाकर 50% जो है वो बढ़ाया गया ट्रंप की तरफ से। अब यहां पर यही चीज दोबारा इंडिया कर रहा है कि उसको पता चला है कि अब यूएई अकेला हो चुका है,
ठीक है। तो अब मुझे जो है यूएई के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड करना चाहिए। हालांकि इनके रिलेशन अभी से नहीं है, इनके रिलेशन अगर देखा जाए तो पहले भी हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं मैं कह रहा, लेकिन एकदम से एक जो न्यू शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, मैं इस चीज की बात कर रहा हूं। क्योंकि जिस तरह यहां पर इंडिया ने, मोदी ने यहां पर इजराइल का विजिट किया, तो जो गल्फ स्टेट्स हैं उनका एकदम से यहां पर रवैया चेंज हो गया था। और आपको पता है 48 आवर्स के बाद तो यहां पर ईरान के अंदर वॉर स्टार्ट हो गई थी 28 फेब को, ठीक है। तो अब इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक एंड एनर्जी पैकर्स, अब यहां पर इंडिया फायदा उठाना चाहता है कि भाई यूएई यहां पर अब ज्यादा से ज्यादा जो है यहां पर ऑयल की प्रोडक्शन करेगा। तो ये सस्ते दामों में क्या करेगा, ऑयल अपना परचेज करेगा, इंपोर्ट करेगा। यही चीज तो इसने वो रशिया के साथ भी की थी। इवेंट की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर विजिट करते हैं यूएई का, ठीक है। इसके दौरान हमें देखने को मिल रहा है कोर आउटकम्स की बात करें, एग्रीमेंट ऑन द फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एंड द साइनिंग ऑफ द मेजर एनर्जी पैकर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप आपको पता ही, यहां पर बोथ नेशन सीक टू डीपन टाइज एंड ऑनगोइंग यूएसए इजराइल वॉर ऑन द ईरान एंड रिसेंट फ्रैजाइल सीजफायर्स इन द रीजन। तो अब ये और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहता है। यूएई को पता है कि अब मैंने ओपेक से बाहर तो निकल आया हूं, तो अब यहां पर अकेला तो फील करेगा, तो अब उसको भी कोई ना कोई सहारा चाहिए, उसने भी तो अपना सिस्टम चलाना है। तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की अगर बात की जाए तो यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डीपनिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, इनोवेशन एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इन तीनों चीजों के ऊपर हमें पार्टनरशिप देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद है की फोकस एरिया क्या है, ज्वाइंट ट्रेनिंग है, एक्सरसाइजेज है, मैरिटाइम सिक्योरिटी है, साइबर डिफेंस है एंड सिक्योर कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन जो है एक्सचेंज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने लाजमी ऐड करने हैं, जो हमें यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इंडिया किस तरह जो है यहाँ पर एडवांटेज लेना चाह रहा है, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। अब बात करते हैं एनर्जी एंड पेट्रोलियम एग्रीमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो है ऑयल स्टोरेज, एडनॉक जो यहाँ पर अबू धाबी की ऑयल फर्म है बेसिकली, उसने क्या किया, मे इंक्रीज इट्स क्रूड ऑयल स्टोरेज इन इंडिया बाय अप टू 30 मिलियन बैरल। तो यहां पर 30 मिलियन बैरल से भी ज्यादा बढ़ाने की बात की है एडनॉक कंपनी ने। ऑयल बेसिकली यहां पर ये स्टेट ऑयल फर्म है बेसिकली। स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात की जाए तो बोथ साइड्स आर एक्सप्लोरिंग एडिशनल क्रूड स्टोरेज फॉर इंडिया इन फुजारा यूएई, ठीक है। फुजारा के अंदर जो बेसिकली क्रूड ऑयल को यहाँ पर फर्दर जो है यहाँ पर एडिशन करने की बात की गई है, तो दोनों ने मिलकर यहाँ पर। उसके बाद एलपीजी एंड एलएनजी सप्लाई आपको पता है, यहाँ पर एडनॉक विल एक्सप्लोर एक्सपेंडेड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी ट्रेडिंग विद इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन। अब ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देखने को मिले, जिसके साथ बेसिकली आप मिलकर आगे जो है वो बढ़ाएगा मामला को यहाँ पर। उसके बाद है दिस फॉलोज अ $3 बिलियन हमें देखने को मिल रहा है साइंड इन द जनवरी। अब ये जनवरी के अंदर $3 बिलियन जो है यहाँ पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में हमें देखने को मिला, ठीक है, साइन होते हुए, उसके बाद डील होते हुए नजर आई। उसके बाद है जी इंडिया टू बाय एलएनजी फ्रॉम यूएई। तो यहाँ पर बेसिकली क्या था कि जो है वो एलएनजी किससे खरीदेगा, इंडिया जो है वो यूएई से खरीदेगा, ठीक है। ओपेक्स आपका फैक्टर आपके सामने ही है, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं रीजनल कॉन्टेक्स्ट अगर बात करें, अब आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना। रीजनल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो यहां पर आपके सामने है कि मार्केट डिसरप्शन, ठीक है। 3 months conflict has roiled global energy markets largely due to the closure of a Strait of Hormuz and which disrupted roughly 20% of the global oil flows, ठीक है। ये बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। गल्फ इंपैक्ट की बात की जाए, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस अक्रॉस द गल्फ वर हैवीली डिसरप्टेड बाय ईरान स्ट्राइक्स एंड विच हिट द यूएई डायरेक्टली। अब बार बार यूएई की जो बात की जा रही है ना, तो यूएई सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, ठीक है। तो अब यहां पर इंडिया ने अपना मौका ढूंढा और जाकर जो है वो कह ले कि किसके साथ बैठ गया, जो है चाइना यूएई के साथ। अब ये होता है नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, कि नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए पहले उसने रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाया, फिर आप जो है यूएई, उसको पता है यूएई अकेला पड़ गया है, मैं यूएई से यहां पर जो है तेल भी इंपोर्ट करूंगा, एलएनजी भी इंपोर्ट करूंगा और एलपीजी इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो इस चीज का वो फायदा उठा रहा है। अब बात करते हैं यहां पर इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट टाई की बात करें, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है 4 आपने ऐड करने हैं। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ट्रेड स्टेटस, यूएई रिमेन्स इंडियाज 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। तो 3rd लार्जेस्ट जो है यहां पर इंडिया पार्टनरशिप देखने को मिलती है यूएई के साथ। मेजर इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए, इंडिया गवर्नमेंट ने यहां पर कहा है कि $5 बिलियन यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। उसके बाद जो यहां पर अमृत का जो यहां पर एनबीडी जो बैंक है, $3 बिलियन एक्विजिशन ऑफ 60% स्टैक इन
रत्नाकार जो बैंक है लिमिटेड, उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद अबू धाबी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन सम्मान, जो हमें यहाँ पर कैपिटल के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये आप लास्ट भी ऐड करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है कि इंडिया ने एकदम से जो है अपनी पॉलिसी को किस तरह शिफ्ट दिया है ना। हालांकि यही कंट्री थे गल्फ स्टेट जो इंडिया के जो मोदी का यहाँ पर इजराइल का विजिट के ऊपर क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला, काफी इनका रवैया भी बदल चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, ऑलरेडी आपको पता है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात की जाए तो अभी सीज फायर करवाने से पहले यहां पर पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर 5 पॉइंट्स बेसिकली यहां पर बनाए थे। आपको पता होगा, यहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में जो रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं, बेसिकली बायलैटरल रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस आप कह सकते हैं, यहां पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें मैं ओवरव्यू में बता चुका हूं। अब बात करते हैं यहां पर डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप की। अब इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या, यहां पर ये पॉइंट्स आप ऐड करते जाएंगे, मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे देता हूं। ठीक है, डिजिटल हेडक्वार्टर इन पाकिस्तान। अब ये जो है ना IBI ग्रुप, ये बेसिकली चाइनीज जो है टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इकोनॉमी कंपनी है। ठीक है, और वो क्या चाहती है, यहां पर डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर बनाना चाहती है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो यहां पर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी काफी सराहा गया है। अ मूव हाईली अप्रिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब फॉर इट्स पोटेंशियल ड्राइव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो पाकिस्तान किस तरह जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके सामने गेटवे फॉर SMEs का मतलब क्या रहेगा, बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेस की बात की जा रही है। ठीक है, टू चाइना। तो यहां पर जो छोटे यहां पर जो कारोबारी लोग हैं उनको यहां पर जो है वो कहने के फायदा होगा, उनकी जो बिजनेस टू बिजनेस यहां पर कनेक्टिविटी होगी चाइना के लोगों के साथ, ये भी एक फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिंग बिजनेस टू बिजनेस कॉपरेशन, जिस तरह मैंने अभी यहां पर बात की है कि दोनों जो नेशन है या कौमें उनके जो आपस में यहाँ पर कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है। कारोबारी यहाँ पर कह लेके दरवाजे खुल जाएंगे, जो यहाँ पर छोटे या मीडियम कह लेके यहाँ तबके के जो कारोबारी लोग हैं ना। डिजिटल बैकबोन फॉर इकोनॉमी। ठीक है, अब IB ग्रुप जो है यहां पर रिटरेटेड, अगर देखा जाए इट्स कमिटमेंट टू बिल्डिंग डिजिटल बैकबोन क्रूशियल फॉर द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन विद इन पाकिस्तान। तो ये आप पॉइंट्स ऐड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है फॉलो अप टू इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो ये दिस विजिट सर्व्स एज ए डायरेक्ट फॉलो अप टू द पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बीजिंग सितंबर 2025 में ये हुई थी, वहां पर किया गया था बेसिकली। ठीक है, तो अब यहां पर दोबारा जो इसको फॉलो अप किया जा रहा है, तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है, तो आपने ये पॉइंट लाजमी ऐड कर लेना। अब बात करते हैं यहां पर बेसिकली ट्रंप का जो विजिट रहा है चाइना का। अब इसके ऊपर हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि फोकस्ड एरिया क्या थे, सारी चीजें हमने यहां पर कवर की, लेकिन आज थोड़ा सा हम इसको डिफरेंट एंगल से यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया कि यहां पर जो यूएसए है ना, यूएसए का बेसिकली एक बड़ी अच्छी चीज है, जैसे मैंने पहले बताया कि भाई वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पर रखता है, यह चीज है। अब उसको यहां पर जरूरत पड़ी, अब ये अप्रैल के अंदर यहां पर होना था विजिट, और यहां पर हो रहा है मई के अंदर। एक चीज और भी है, आपको पता है कि 2017 के अंदर यहां पर ट्रंप ने जब फर्स्ट टर्म थी, ट्रंप ने यहां पर विजिट किया था, उस वक्त कुछ डिबेट्स और थी, इनके दरमियान में डिस्कशन और थी, लेकिन 2017 और 2026 इनमें फर्क है। किन चीजों का फर्क है वो भी यहां पर देख लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये इस चीज को अंडरस्टैंड करें, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट विजिट टू चाइना सिंस 2017 एंड एट सिक्योरिंग टेंजिबल रिजल्ट्स अहेड ऑफ द नवंबर मिड टर्म इलेक्शन। ठीक है, मिड टर्म इलेक्शन के मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि यहां पर यूएसए जो ट्रंप ने इनवाइट किया यहां पर जो शी जिनपिंग को यूएसए के लिए, आपको पता है कि नवंबर के अंदर यहां पर क्या होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इसने यहां पर सितंबर के अंदर इनविटेशन दिया किसको, चाइना को। ठीक है, तो आउटकम्स क्या है, डिस्पाइट म्यूचुअल प्रेजेंस और हाईली पब्लिसाइज्ड समिट ट्रंप लेफ्ट विद नो मेजर ब्रेक थ्रू, लेकिन कोई मेजर ब्रेक थ्रू नजर नहीं आया, ट्रेड के ऊपर भी देखने को नहीं मिला। ठीक है, कोई कंक्रीट असिस्टेंस फ्रॉम द बीजिंग रिगार्डिंग ईरान कॉन्फ्लिक्ट, तो दोनों सूरतों में कोई जो है कह ले कि यहां पर ब्रेक थ्रू देखने को नहीं मिला, ना तो ट्रेड के ऊपर ना यहां पर ईरान के मैटर को लेकर। ठीक है, एक चीज ये भी है। उसके बाद डिफरेंट प्रायोरिटीज, ट्रंप सॉट इमीडिएट बिजनेस विंस व्हाइल प्रेसिडेंट शी जिनपिंग फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म रीसेट फॉर द स्टेबल ट्रेड टाइज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है द ईरान कॉन्फ्लिक्ट या न्यूक्लियर टेंशन की अगर बात की जाए, तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि यहां पर यह कहा जा रहा था कि भाई ट्रंप की तरफ से यह कहा गया कि हमने भी इसको डिस्कस किया यहां पर
कि जो है ना चाइना जो है ना अब जो है वो आर्म्स सप्लाई नहीं करेगा किसको, ईरान को, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पर ओपन करने में भी, रीओपन करने में भी यहां पर मदद करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि चाइना को पता है कि यूएसए अपने नेशनल इंटरेस्ट की खातर किसी भी हद तक जा सकता है। मेरे उस वक्त कहने का मतलब यह था कि बार बार जो है वो मैं यूएसए की क्यों बात कर रहा था कि यहां पर यूएसए बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखता है। तो चाइना को यह चीज पता है। अब यहां पर ईरान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत है। वो किसके अगेंस्ट है, यूएसए के अगेंस्ट है। और वो इसीलिए जो है यहां पर चाइना जो है कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इंटरवेंशन करे यहां पर जाकर, ठीक है, जो है इस मामलात में, इन मामलात में। लेकिन वो तो यहां पर सपोर्ट करेगा ही, लेकिन इसके ऊपर क्लैरिटी वो नहीं देखने को मिले, ठीक है। लैक ऑफ चाइनीज इंटरवेंशन व्हाइल चाइना सपोर्ट्स अ पीस डील, बीजिंग ऑफर्ड अ नो कमिटमेंट टू यूज इट्स लेवरेज टू प्रेशर तेहरान एंड इट्स मिलिट्री सपोर्ट। अभी तक जो है हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या बात की थी कि ट्रंप की स्टेटमेंट ये है, हमने ट्रंप की स्टेटमेंट को डिस्कस किया, लेकिन अब जो है ये चीजें आ रही है देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप ऐड करेंगे। यूएसए ने डिमांड क्या किया कि यहां पर मैंने पहले भी बताया था कि ये जो यूरानियम एनरिचमेंट वाला मैटर है ना, ये कुछ ना कुछ ईयर्स के लिए यहां पर सस्पेंड किया जाएगा और ये सारी चीजें फिर इस तरह चलती रहेंगी। अब यहां पर 20 ईयर्स तक जो सस्पेंशन की बात की जा रही है, सस्पेंशन की बात की जा रही है कि न्यूक्लियर वेपन्स की, ईरान की, तो यहां पर जो है कहीं ना कहीं पर यूएस कहता है कि इस डिमांड को हम मान लेंगे। यहां पर यह चीज भी कहा भी जा रहा है यहां पर। हालांकि अगर देखा जाए 15 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बोथ लीडर्स डिस्कस द नीड टू रीओपन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। पाकिस्तान इन्फ्लुएंस, तो पाकिस्तान की तो यहां पर बहुत ज्यादा तारीफ भी की गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से मीडिएटर रोल प्ले किया, तो ये भी है। ऑयल सैंक्शंस है, तो यहां पर कहा यह जा रहा है कि जो यूएसए है, जो अब देखा जाए तो ईरान का 90%, ईरान का 80 to 90% जो ऑयल है वो कौन इंपोर्ट करता है, चाइना करता है। तो अब यहां पर जो है वो यूएसए की तरफ से ये भी क्लियर नहीं किया गया कि बेसिकली जो चाइनीज ऑयल कंपनी है उन पर सैंक्शंस हटाए जाएंगे या सैंक्शंस नहीं हटाए जाएंगे, ये चीज भी अभी क्लियर नहीं है। और ताइवान वाला मैटर आपको पता ही है, मैंने जो डिस्कस किया था कि ताइवान, तो आपको पता है कि यहां पर चाइना ने क्लियर किया कि वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग ताइवान मेरा हिस्सा है। अब यहां पर जो मैंने बात की थी कि 2025 के एंड में जिस तरह यहां पर चाइना ने जस्टिस मिशन स्टार्ट किया अराउंड द ताइवान, और ये डिबेट बड़ी हुई थी कि यहां पर अब जिस तरह यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल किया तो ताइवान के ऊपर चाइना कर लेगा, तो ये चीज देखने को मिली। तो फिर यहां पर यूएसए ने आर्म्स सेल किए यहां पर ताइवान को, ठीक है। लेकिन अब उसके ऊपर बात की जा रही है कि फर्दर इसको करेगा या नहीं करेगा, ये एक अलग डिबेट है, ठीक है। लेकिन चाइना की तरफ से इसको क्लियर कर दिया, पेंडिंग आर्म्स सेल, ठीक है। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी। अब बात करते हैं यहां पर ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिजल्ट्स की बात करें। देखें बोइंग जो हमें ये एयरक्राफ्ट जो देखने को मिल रहा है, तो ये कहा जा रहा था कि भाई चाइना जो है यहाँ पर बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी हमें कोई इतनी जो है वो कह के सच्चाई देखने को नहीं मिल रही, बल्कि कोई रूमर्स है, 500 की रूमर्स हमें देखने को मिल रही है। तो एकदम से जो है इसके स्टॉक कितने 4% जो है इसका स्टॉक यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया बोइंग एयरक्राफ्ट्स का, ठीक है। इग्नोर्ड रिफॉर्म्स की बात की जाए तो यहाँ पर अनलाइक 2017, अब 2017 के अंदर जो यहाँ पर विजिट किया गया था ट्रंप की तरफ से, उसके अंदर बात की गई थी स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की गई थी और इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम की बात की गई थी, ठीक है। अब ये दो चीजों की बात की गई, लेकिन अब ये जो ट्रंप का जो विजिट था इसके अंदर ताइवान वाला, ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जिस तरह हम अभी डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली इंक्लूड थी, ठीक है। लेकिन ये फर्क हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर। अब आपको भी पता है कि जो ट्रंप ने अभी जो विजिट किया ना, वो सारे कारोबारी बंदे थे। ट्रंप आपका कारोबारी बंदा है, मैं पहले भी कहता हूं। तो वो उसने यहाँ पर जो विजिट किया, तो जितने भी एलॉन मस्क से लेकर नवेडिया कंपनी के सीईओ से लेकर वो सारे इधर थे यहाँ पर, टिम कुक वगैरह भी सारे इधर ही थे। तो अगर देखा जाए तो कारोबारी बंदा है भाई, वैसे भी। रेयर अर्थ मिनरल्स डिस्प्यूट का अगर बात की जाए तो यहाँ पर ट्रंप लेफ्ट विदाउट रिजॉल्विंग ऑनगोइंग सप्लाई चेन इशू कॉज्ड बाय चाइनाज एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन द रेयर अर्थ मिनरल्स। मैं पहले भी कहता कि यूएसए की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, चाइना के ऊपर क्यों है, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर है। और चाइना की किसके ऊपर है, यहाँ पर चिप को लेकर है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स को लेकर या यूएसए टेक्नोलॉजी को लेकर है ना। फ्यूचर डिप्लोमेसी की बात की जाए तो यहां पर
आपको पता है कि ट्रंप ने इनवाइट किया यहाँ पर शी जिनपिंग को सितंबर के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि नवंबर के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं। अब आप पॉलिसी को यहाँ पर ट्रंप की अंडरस्टैंड करें कि एक कम से कम एटलीस्ट पॉजिटिव यहाँ पर तो इमेज जाएगा, ठीक है। थर्ड टर्म तो नहीं बन पाएगा, ये तो एक अलग डिबेट रहेगी, लेकिन यह है कि अगर जेडी वांस आ जाता है या मार्क रूबियो आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं पे प्रेसिडेंशियल पार्डन जो है मिल सकती है यहाँ पर ट्रंप को, ठीक है। नहीं तो जिस तरह के यहाँ पर ट्रंप ने कांड किए है ना वो माफ़ी के काबिल नहीं है नेतन्याहू और इनके। जैसे ये उतरेंगे तो इनको बहुत सारे केसेस का सामना करना पड़ेगा, ये मैं बेसिकली चीज़ कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है यहाँ पर वोकैब की तरफ। वोकैब आपको पता है कि मैं डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो डॉन न्यूज़पेपर से हम कलेक्ट करते हैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, देन हम यहाँ पर डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। तो अब आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, डेली बेसिस के ऊपर अगर आप 10 वर्ड्स प्लस आप अगर 2 सिनोनिम्स 2 एंटोनिम्स अगर आप ऐड करते जाएंगे तो आपकी पूरी जो है यहाँ पर वोकैब जो है यहाँ पर कंपाइल होती जाएगी, ठीक है। वेंजेंस का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर? पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड, ठीक है, इन रिटर्न फॉर हार्म या इंजरी। तो आप ये कह सकते हैं सिंपल से लफ्जों में कि यहाँ पर इंतकाम लेना या बदले लेने को बोला जाता है या सजा दी जाती है, ठीक है, रिटर्न में। तो सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा? रिवेंज, आपको पता है बदला लेना, रिटेलिएशन, ठीक है। ओपोजिट क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर? फॉरगिवनेस या मर्सी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? सोजर्न। सोजर्न मीन्स क्या रहेगा यहाँ पर? अ टेम्परेरी स्टे इन अ प्लेस। जिस तरह यहाँ पर ट्रंप ने अभी टेम्परेरी विजिट किया था चाइना का, ठीक है, तो इसको बोला जाता है सोजर्न, ठीक है। तो स्टे और विजिट, ऑपोजिट क्या बनेगा? डिपार्चर या एग्जिट, आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? डेस्परेशन। डेस्परेशन बहुत इजी वर्ड है, अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस और एक्सट्रीम नीड, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं मायूसी वाली सूरत, मायूस को सूरत हाल आप बोल सकते हैं, डिस्पेयर बोल सकते हैं या होपलेसनेस, ठीक है, बिल्कुल मायूसी। उल्टा क्या बनेगा ऑपोजिट? होप या कॉन्फिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? वांटेड। वांटेड मींस क्या है? हाईली प्रेज्ड और बॉस्टेड अबाउट, ठीक है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा तारीफ करने को बोला जाता है। एक्लेम्ड या सेलिब्रेटेड, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा? क्रिटिसाइज्ड या कंडेम करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ, श्रीयूड, बहुत इजी वर्ड है। क्लेवर को बोला जाता है चालाक, होशियार को, तेज तरार को, हैविंग अ गुड जजमेंट, ठीक है। देखा जाए तो एस्ट्यूट या क्लेवर। ऑपोजिट क्या बनेगा? फुलिश या नेव आप बोलेंगे, ठीक है। वैक्वेस। वैक्वेस हमारे पास क्या रहेगा? बहुत इजी वर्ड है, लैकिंग इंटेलिजेंस और थॉट और सब्सटेंस, बेसिकली खोखले को बोला जाता है बेमानी, ठीक है, कम अकल को भी बोला जाता है या अकल की कमी, बिल्कुल, ठीक है। तो सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा? एम्पैथी या माइंडलेस। ऑपोजिट क्या बनेगा? मीनिंगफुल और इंटेलिजेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा कंटेंजेंसी, बहुत इजी वर्ड है, अ पॉसिबल फ्यूचर, बेसिकली मुमकिन सूरत बोल सकते हैं आप, ठीक है। इवेंट और कंडीशन, ठीक है, पॉसिबिलिटी या इवेंचुअलिटी आप इसको बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा? सर्टेनिटी या इनएविटेबिलिटी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? स्कैंट। स्कैंट बहुत ईजी है, बेयरली सफिशियंट और वेरी लिटल, बहुत कलील मिकदार में होना, कम मिकदार में होना। मिगर, अदना, इनसफिशियंट, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा? अबंडेंट, कसीर, ठीक है, प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा होना मिकदार में। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं हमारे पास रहेगा डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब क्या रहेगा? बेसिकली गैर मुतनासिब, ठीक है, टू लार्ज और टू स्मॉल इन कंपैरिजन, ठीक है। तो अनइक्वल भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, एक्सेसिव, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा? प्रोपोर्शनेट कह सकते हैं या बैलेंस्ड कह सकते हैं, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? टाउटेड, बहुत ईजी वर्ड है हमारे पास, पब्लिकली जो है अप्रेज्ड या प्रमोटेड, ठीक है, प्रमोटेड करना या एडवर्टाइज्ड, तशहीर करना। तो ऑपोजिट क्या बनेगा? कंसील्ड, छुपा लेना या क्रिटिसाइज करना। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।